नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। आज हम लोग ITI के जो थ्योरी होता है, हम जानते हैं कि NCVT का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है और उसमें वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो निमी ने अपने वेबसाइट पर पहले से ही दे रखा है। तो ये जितना सेकेंड ईयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को मिलाकर कुल 540 प्रश्न है। यानी अगर हम रोज़ 10 प्रश्न को लिखे, याद करें, सुने तो हम 54 दिन में इस कोर्स को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन 54 दिन में हम थ्योरी का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सभी को पढ़ लेंगे और उम्मीद है कि आप सभी को इससे बहुत लाभ होगा। उन बच्चों को लाभ होगा जिनके पास अभी तक PDF नहीं पहुंचा है या PDF पहुंच गया है तो उनके पास, जिनके पास मोबाइल PDF या नहीं पहुंचा है या PDF निकलवाने में असमर्थ हैं, तो वैसे परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले भाग में हम लोग सिर्फ उन प्रश्नों को देखेंगे जो बिना चित्र के हैं, यानी फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। सेकंड है हमारा कि DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फाई ZN बटा 60 गुने A/P वोल्ट। हमें इसके ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है, बस याद कर लेना है कि ये होगा, क्योंकि हमारी सरकार हमसे BPSC और UPSC की तरह व्याख्या नहीं पूछती है। हमारी सरकार सिर्फ हमें पास कराना चाहती है और पास कराने के लिए ही इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बढ़ावा दे रही है, वरना कोई कारण नहीं होता कि BA जैसे एक वो छोड़ होता है जब विद्यार्थी कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के बारे में सोचता है। BA पास करने के बाद ही हम UPSC और BPSC का जो मेंस होता है वो लिख सकते हैं, लेकिन सरकार BA का जो एग्ज़ाम ले रही है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पर ले रही है। तो इससे साफ मानसिकता का पता चलता है कि हमारी सरकार हमें कहाँ तक ले जा रही है। लेकिन हमें उन सब बातों में नहीं पड़ना है, हमें सबसे पहले तो पास करना है ITI। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EMF की गणना करने का सूत्र क्या है एक DC मोटर में। व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF ऑफ ए DC मोटर। सिर्फ EMF नहीं है, बैक EMF है। बैक EMF की गणना करने का सूत्र क्या होता है एक DC जनरेटर में। तो इसका सही आंसर होगा EB इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जनरेटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम होता है वह डीसी जनरेटर का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी आंसर सेम होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही इसका भी आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है आगे कह रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। हाउ मनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर। 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। इसका सही आंसर होगा 8। अगर डुप्लेक्स का आएगा और जितना पोल होगा उसका हम दोगुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए होती है। तो इसका सही आंसर होगा, एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता किस लिए होती है। तो इसका सही आंसर होगा वोल्टेज का निर्माण करने में, यानी बिल्डअप द वोल्टेज। वोल्टेज के निर्माण करने में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। मीन्स विच आर द 2 points that the brush contact resistance measured in डीसी मशीन्स, यानी डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, यानी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध होता। ये 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। और आज का हमारे सेशन के इस फर्स्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हो तो उस कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ हो। तो इसका सही आंसर होगा लघु शंट यौगिक, यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है जो यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है तो उसे हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।